ये कहानी है 10,000 साल पुरानी, जब प्राचीन काल में एक पीतल की बॉल में कैद किया गया था एक ऐसा राक्षस जिसके अंदर बसती थी खौफनाक काली शक्तियों की ताकतें। लेकिन अब वो राक्षस वापस आ चुका है। जैसे ही वो आजाद हुआ, सूरज की रोशनी गायब होने लगी, काले बादल ने आसमान को ढांप लिया और पूरी दुनिया जमने लगी। जो जहाँ था वहीं का वहीं बर्फ में जम गया। लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी थी। एक फैमिली जो बरसों से भूतों को पकड़ने का काम कर रही थी, वो अब इस शैतानी ताकत का सामना करने को तैयार है। क्या वो इस राक्षस को रोक पाएंगे? क्या वो दुनिया को इस बर्फीली क़यामत से बचा पाएंगे, या ये इंसानियत की आखिरी सांसें होंगी? चलिए जानते हैं इस दिल दिला देने वाली फैंटेसी थ्रिलर कहानी में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में सन 1904, जहां कुछ फायर फाइटर्स कुछ इमरजेंसी सिलसिले में एक कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचते हैं। हॉल का दरवाजा अंदर से बंद होता है। उस दरवाजे से कुछ धुएंनुमा चीज बाहर निकल रही थी। उस दरवाजे को छूने पर पता चलता है कि वो दरवाजा बेहद ठंडा है। सभी फायर फाइटर्स दरवाजे को तोड़कर उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर पहुंचते हैं। कमरे के अंदर का मंजर देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान, हर एक चीज जम चुकी थी। साथ ही कुछ जमीन से बर्फ के कांटे निकल आए थे। वहीं पर ऑडियो प्लेयर चालू था, जिसमें से प्राचीन काल के मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही थी। उसको घुमाने वाले इंसान के हाथ उसके शरीर से अलग हो चुके थे। वहीं पर एक औरत एक अजीब सी पोशाक पहनकर एक कोने में खड़ी थी। उसके हाथ में पीतल का बॉल था। वो गोला अपने आप ही हिल रहा था। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम अपने समय में वापस आते हैं। यहाँ पर हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि गोश्त को पकड़ने का काम करती है। इस दुनिया में हर तरफ कुछ अजीब से दूसरे डायमेंशन से आए क्रिएचर्स ने आतंक मचा रखा था और उन क्रिएचर्स को पकड़कर काबू में करने वाले लोगों को घोस्ट बस्टर कहा जाता था। इस फैमिली में 4 लोग थे, जिनका नाम गोबर्सन, कैली, ट्रेवल और फोबी था। हर रोज की तरह आज भी ये फैमिली मिलकर एक घोस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वो उस घोस्ट को पकड़ लेते हैं, मगर उसे पकड़ते पकड़ते उन सभी ने शहर में बहुत सारी तबाही मचा दी थी। अपने लेजर मशीन से बिल्डिंग को काट डाला और अपनी गाड़ी से कई सारी चीजें तबाह कर डाली, जिसकी वजह से शहर के मेयर ने उन्हें अपने ऑफिस बुला लिया। मेयर उनके किए हुए नुकसान से बिल्कुल भी खुश नहीं था। साथ ही साथ उनके इस्तेमाल किए गए लेजर मशीन से लोगों की जान भी जा सकती थी। लेकिन तभी मेयर नोटिस करता है कि उनकी टीम में एक नाबालिग लड़की भी काम कर रही है और मेयर को नाबालिग लड़की के काम करने से भी दिक्कत थी। मेयर उन्हें इस बार आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है, मगर कहता है अगर वो दोबारा ऐसा काम करेंगे, शहर का नुकसान करेगी, तो हम तुम्हारा घर जो कि एक फायर फाइटर हाउस है उसको तुमसे छीन लेंगे। अब वो पूरी फैमिली अपने घर लौटती है। उनके घर की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। छत से पानी टपक रहा था और पूरा घर फालतू के सामान से भरा पड़ा था, जैसे कि कोई कबाड़खाना हो। कैली और गोबर्सन ने फोबी को नाबालिग होने की वजह से घोस्टबस्टर टीम से बाहर निकाल दिया। ये बात फोबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे गोश्त पकड़ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। गोबर्सन असल में फोबी का पिता नहीं था, मगर उन दोनों की माँ कैली का दूसरा हस्बैंड था। अब गोबर्सन यहाँ पर पकड़े हुए भूत को हर बार की तरह एक कंटेनमेंट यूनिट नाम की मशीन में डाल देता है। ये मशीन दरअसल सारे भूतों को अपने अंदर बंद करके रखती है। लेकिन जैसे ही गोबर्सन अभी पकड़ा गया गोश्त उस मशीन में डालता है, तो वो मशीन अजीब से बर्ताव करने लगती है, जैसे कि वो पूरे तरीके से भर चुकी हो। आखिर में किसी तरीके से वो मॉन्स्टर उस मशीन के अंदर फिट हो जाता है। अब हम देखते हैं एक लाइब्रेरी मैन जिसका नाम होता है रेमंड स्टैन और उसके साथ ही प्रोड्यूसर को। वो भूत और एलियन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। वो सभी लोग मिलकर एक यूट्यूब चैनल चलाया करते थे, जिसमें वो लाए हुए पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए मरे हुए लोगों की चीजों का रिव्यू किया करते थे। वो लोग एक मशीन का इस्तेमाल किया करते थे किसी भी चीज की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को चेक करने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉडकास्टर फोबी का बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। आज फोबी उससे मिलने आई थी। पॉडकास्टर उसे अपना घर दिखाता है। तभी फोबी की नजर टेबल पर चल रहे छोटे और सफेद कलर के खिलौनों पर पड़ती है। पॉडकास्टर उसे बताता है कि असल में ये कोई खिलौना नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे क्रिएचर हैं, जिसे रेमंड किसी समरवेल नाम की जगह से स्मगल करके यहाँ पर लाया है और अब ये अपनी तादाद बेहद तेजी से बढ़ा रहे हैं। अब उसी वक्त रेमंड की शॉप पे नदीम नाम का एक लड़का आता है। नदीम जानता था कि रेमंड पुरानी और अजीब सी चीजों में दिलचस्पी रखता है, इसलिए वो अपनी दादी के मरने पर उसकी सारी पुरानी चीजें लेकर यहाँ पर आ गया था, ताकि वो चीजें उसे बेचकर थोड़े से पैसे कमा ले। उसकी बाकी चीजें तो आम सी थी, लेकिन उन सभी में से एक चीज बहुत खास थी। ये वही पीतल का गोला था जो हमने कहानी
कहानी की शुरुआत में देखा था। ये चीज रेमंड को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। रेमंड ने उस चीज को अपने पैरानॉर्मल मीटर से चेक करने का फैसला किया, मगर जैसे ही उसने अपनी मशीन चालू की तो वो मशीन कुछ ही सेकंड में टूटकर बिखर गई। उसने देखा कि उस गोले में से बेहद पैरानॉर्मल एनर्जी बाहर निकली, जिसमें कमरे में रखी हुई सारी चीजें हिलने लगी और एक ठंडी सी हवा सड़कों से होकर सीधी फोबी की घर कंटेंट यूनिट तक जा पहुंची और वहां की दीवार में एक बड़ी सी दरार आ गई। ये सारी बात गुबरसन ने अपनी मदर जेनी को बताई, जो पहले गोस्ट बस्टर का काम किया करती थी। एक दिन विक्टर की नजर घर की छत पर पड़ती है। विक्टर देखता है कि छत से कोई अजीब सी चिपचिपी चीज नीचे गिर रही है। विक्टर ऊपर जाकर देखता है, तब उसे कचरे के ढेर के नीचे एक बहुत ही गंदा सा ग्रीन मॉन्स्टर मिलता है, जो उसे देखते ही वहाँ से डर कर भाग जाता है। अब उनकी फैमिली को एक दफा फिर से गोश्त भगाने के लिए कॉल आता है, मगर इस बार वो लोग फोबी को अपने साथ नहीं लेकर जाते। फोबी उदास होकर पार्क में चेस बोर्ड लेकर अपना टाइम बताने लगती है। तभी चेस की गोटियां अपने आप मूव करने लगती हैं। फोबी तुरंत समझ जाती है कि वहाँ पर कोई गोश्त मौजूद है। फोबी उस बात पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और आगे खेलती रहती है। तभी फोबी गेम हार जाती है और तभी उसे अपने सामने एक गोश्त बैठी हुई लड़की नजर आती है। वो गोश्त बहुत ही ज्यादा हैरान होती है ये देखकर कि फोबी को उससे डर नहीं लग रहा। उसका नाम मेलोडी था। मेलोडी की मौत जिंदा जलने की वजह से हुई थी। वो फोबी को किसी अधूरे काम का जिक्र करती है जिसे वो पूरा किए बिना नहीं जा सकती। अब हम देखते हैं गुबरसन की माँ, जो कुछ लोगों को अपने घर बुलाती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में एक्सपर्ट थे। वो सभी गुबरसन की फैमिली को बताते हैं कि ये कंटेनमेंट मशीन कई सालों से इस्तेमाल होने के बाद अब ये कंटेनमेंट मशीन भर चुकी है और उसमें अब जगह बिल्कुल भी खाली नहीं है। इस प्रॉब्लम का सलूशन पूछने पर उन सभी का लीडर विंस्टन उन्हें एक सीक्रेट गोस्ट बस्टर लैब में ले जाता है, जहाँ पर वो शहर की नजरों से दूर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करते हैं। उन लोगों के पास बहुत सी ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जिनमें किसी न किसी आत्मा का वश था। वो लोग एक मशीन का इस्तेमाल करते थे उन चीजों से आत्मा को दूर करने के लिए, और उसके बाद उन्हें अपनी एक कंटेनमेंट मशीन में डाल दिया करते थे। ये मशीन गुबरसन की मशीन से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और इसमें बहुत सारे गोश्त को भरा जा सकता था। उन लोगों ने शीशों में गोश्त को बंद कर रखा था और हर तरफ प्रोटॉन बैरियर लगा रखे थे जो किसी भी पैरानॉर्मल एनर्जी को वहाँ से भगाने में मदद किया करते थे। रेमंड उन्हें वो गोल सा गोला दे देता है ताकि वो लोग इस पर रिसर्च कर सकें। उस पूरे लैब में एक खतरनाक गोश्त भी मौजूद था जो कभी भी शांति से एक जगह पर नहीं रुकता था। उसको कैद करके रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। अब घर लौटकर फोबी बेहद उदास थी क्योंकि उसे गोस्ट बस्टर टीम से निकाल दिया गया था और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसी वक्त उन्हें एक कॉल आया और सभी गोश्त को पकड़ने के लिए घर से निकल गए, मगर उनके जाने के बाद एक और क्लाइंट का फोन आता है, मगर वो लोग पहले ही निकल चुके थे। इसलिए फोबी ने पॉडकास्टर के साथ मिलकर उस कॉल के लिए जाने का फैसला किया। अब हम देखते हैं कि उस लैब में वो लोग मिलकर उस बॉल से पैरानॉर्मल एनर्जी को अलग करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मशीन ही कुछ देर के लिए बंद हो जाती है और साथ ही साथ पूरे लैब की लाइट भी चली जाती है, जिसकी वजह से उनकी सारी मशीनें बंद हो जाती हैं। अब सारे गोश्त वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि तभी सब कुछ वापस ठीक हो जाता है। अब सभी को मालूम हो चुका था कि ये गेंद कोई मामूली चीज नहीं है। इस गेंद के अंदर कोई तो चीज है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो राज इन्हें समझ नहीं आ रहा। अब फोबी और पॉडकास्टर उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें फोन आया था। वहां पर जाकर वो देखते हैं तो वहां पर और कोई नहीं बल्कि फ्लोडी होती है। फोबी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है कि उसे इस पर फायर करना चाहिए या नहीं। इतने में मेलोडी वहाँ से गायब हो जाती है। अब फोबी घर लौटकर अपनी गन को बिस्तर के नीचे छुपाने लगती है ताकि उसके पेरेंट्स उससे ये गन न छीन लें। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर पड़ती है जहाँ पर मेलोडी खड़ी होती है। फोबी को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या चाहती है, मगर फिर भी फोबी जाकर उससे बात करने लगती है। ऐसे ही बातें करते करते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर फोबी उसे अपना पूरा घर दिखाती है। बातों बातों में मेलोडी उसे अपनी वो आखिरी माचिस दिखाती है जिससे मेलोडी की पूरी फैमिली जलकर मर गई थी। अब रात हो चुकी थी और फोबी की माँ वहाँ पर आ जाती है। तभी मेलोडी भी वहाँ से गायब हो जाती है। अब रात के वक्त सुनसान सड़कों पर नजर आ रही मेलोडी देखती है कि उस गोले से अजीब सी शक्ति निकलकर मेलोडी से बात कर रही होती है। मेलोडी यहाँ पर किसी अधूरे काम को बहुत ही जल्द पूरा करने वाली होती है। अब अगले दिन विक्टर उस ग्रीन मॉन्स्टर के लिए जाल बिछा रहा होता है। तभी अचानक बेसमेंट से जोरदार धमाके की आवाज आती है। गुबरसन और कैरी जाकर देखते हैं तो तब वो कंटेनमेंट मशीन पूरे तरीके से बर्फ में जमी होती है, साथ ही साथ वहाँ की दीवार भी टूट चुकी होती है। तभी सीन यहाँ से शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ पर वो सभी लोग
उस बॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ सेकंड के लिए प्रोटॉन बैरियर्स बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो छोटा गोश्त कैद से बाहर आ जाता है। उन लोगों को मालूम होता है कि ये जो भी चीज है ये बाकी गोश्त के ऊपर बार बार कंट्रोल करना चाह रही है। अब वो लोग उस बॉल को और भी ज्यादा जानने के लिए उसी आदमी के पास जाते हैं जिसने उसको कुछ दिन पहले रेमंड को भेजा था। उस लड़के का नाम नदीम था और वो एक इंडियन लड़का था। कौन कौन इंडिया से है लाइक और सब्सक्राइब करे। वो कहता है कि उसकी दादी ने बहुत सारी अजीब सी चीजों को अपने एक कमरे के अंदर इकट्ठा कर रखा था। नदीम उनको उस कमरे के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर उन्हें ऐसी ऐसी अजीब चीजें दिखी जैसे कि उन्होंने आज तक कभी ऐसी चीजें नहीं देखी। वहाँ पे दीवार पर एक बड़ी सी सींग लटकी हुई थी। चीजों को देखते देखते उनका पैरानॉर्मल मीटर नदीम की तरफ सिग्नल देने लगता है। वो लोग नदीम को अपने साथ ले जाती हैं। अब रेमंड की शॉप पर फोबी और रेमंड कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी पॉडकास्ट उन्हें एक वीडियो लाकर दिखाता है। वो वीडियो पॉडकास्ट ने बनाई थी जिसमें उसने छोटे गोश्त को उस गोले के साथ रख दिया था ताकि वो उसे अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। मगर उस बॉल के अंदर से कोई अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई थी, जैसे कोई प्राचीन काल का इंसान किसी प्राचीन भाषा के अंदर बार बार वो मंत्र पढ़ रहा हो। अब वो मंत्र कौन सा है वो हमें नहीं बताया जाता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग नदीम का टेस्ट कर रहे होते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि नदीम नॉर्मल है या उस पर किसी गोश्त का कब्जा है। मगर टेस्ट खत्म होने के बाद उन्हें मालूम होता है कि नदीम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उस पर किसी गोश्त ने कब्जा कर रखा है। लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि नदीम के अंदर कोई अजीब सी प्राचीन काल की शक्ति है जो इन्हें नजर नहीं आ रही। अब दूसरी तरफ रेमंड और पॉडकास्टर एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहां वो लोग ह्यूबर्ट से मिलते हैं। ह्यूबर्ट कई सारी भाषाएं जानता है और उस ऑडियो को डिकोड करने में वो उनकी मदद कर सकता था। ह्यूबर्ट ये ऑडियो सुनकर कहता है कि ये बेहद खतरनाक प्राचीन काल का कोई मंत्र है और ये जबान हजारों साल पहले इंडियन रीजन में बोली जाती थी। अब वो लोग ह्यूबर्ट को वो बॉल दिखाकर कहते हैं कि वो अजीब सी आवाज इसी बॉल से आ रही थी। तब उन्हें ह्यूबर्ट लाइब्रेरी के नीचे बने हुए तहखाने में ले जाता है जहाँ पर कई सारी पुरानी किताबें पड़ी होती हैं, जिनमें से एक किताब उस बॉल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। असल में 4000 साल पहले एक बेहद खतरनाक राजा हुआ करता था जिसने एक गरका नाम के राक्षस को बनाया था। उसने गरका की शक्तियों का इस्तेमाल करके बहुत सी जगहों पर कब्जा किया, लेकिन धीरे धीरे उसका गरका से भरोसा उठ गया और एक दिन उसने गरका की सारी शक्तियों को खत्म करने का फैसला किया। उसने गरका के सिंग उखाड़ डाले जिससे गरका को शक्ति मिलती थी। साथ ही साथ उसे हमेशा के लिए एक गोले के अंदर बंद कर दिया। ह्यूबर्ट ने उन्हें एक और चीज दिखाई। वहाँ पर कई सारी बेहद पुरानी रिकॉर्डिंग्स रखी गई थी, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग उसी मंत्र की थी जिसको चलाने पर कई साल पहले वो बॉल अचानक से खुल गया था, जो सीन हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये बात कई साल पुरानी है जब अंग्रेजों ने इंडियन से वो बॉल चुराया था और साथ ही साथ उस मंत्र को भी ले आए थे जिससे वो बॉल खुलता था। उस मंत्र को प्ले करते ही गरका उस बॉल से बाहर आ गया था और उसने कमरे में मौजूद हर एक इंसान को जमा कर मार डाला था। वो लोग उस रिकॉर्डिंग को प्ले करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर लैब से भागा हुआ वही छोटा गोश्त आ जाता है और उसने रिकॉर्डिंग चुरा ली और वो रिकॉर्डिंग लेकर सीधा लैब से बाहर निकल गया और बाहर जाकर एक शेर के स्टैचू में छुप गया। मगर उन लोगों ने उसे वहाँ पर ढूंढ लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वो गोश्त उस शेर की मूर्ति में घुस गया और वो मूर्ति चलने फिरने लगी। आसपास अफरा तफरी मच गई, लेकिन तभी फोबी ने अपने लेजर गन का इस्तेमाल करके आखिर में उस गोश्त को खत्म कर दिया। मगर उस मूर्ति के साथ वो रिकॉर्डिंग भी टूट गई। अब उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया क्योंकि मेयर उनकी हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस बार मेयर ने उनका घर उनसे जब्त कर लिया। अब दोबारा घर लौटने पर उन्हें पुलिस का नोटिस और एक ताला लगा हुआ नजर आता है। वो लोग ताले को तोड़कर घर के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ से उनका सारा सामान गायब है। अब सभी लोग वहाँ से निकलने की तैयारी में होते हैं। तभी वहाँ पर नदीम भी आ जाता है। गोबरसन ये घर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, मगर कैली अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बेसमेंट के अंदर होते हैं और वहाँ पर हो रही सभी अजीब सी चीजों पर सोचने लगते हैं। रेमंड नदीम को सब कुछ समझाता है कि कैसे उसके परिवार ने कई सालों तक उस गोले को संभाल कर रखा और गरका को बाहर नहीं आने दिया। उनके परिवार को फायर मास्टर का दर्जा दिया जाता था। अब यहाँ पर रेमंड को पता था कि नदीम के अंदर कोई अजीब सी शक्ति मौजूद है। रेमंड उसके सामने एक कैंडल और लाइटर रख देता है और वो उसे कहता है कि तुम कैंडल को बिना हाथ लगाए उसको जलाकर दिखाओ। शुरुआत में नदीम को ये सब कुछ बकवास लगता है। वो कहता है कि क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मगर तभी उसे एहसास होता है कि आग उसके हाथों के इशारे पर इधर उधर हो रही है। अब सारी चीजों से परेशान होकर फोबी घर से बाहर चेस खेलने चली जाती है, जहाँ पर उसे मेलोडी मिलती है।
फोबी अकेलेपन के कारण मेलोडी से बातें करने लगती है। तभी फोबी के मन में ख्याल आता है कि क्यों न वो उस मशीन का इस्तेमाल करके वो भी कुछ देर के लिए घोस्ट बन जाए। अब फोबी मजे मजे में जाकर लैब में लगी हुई मशीन के अंदर बैठ जाती है और कुछ ही देर में उसकी बॉडी के अंदर से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। फोबी जाकर मेलोडी से बात करने की कोशिश करती है, मगर तभी अचानक से उसकी रूह से उसका कंट्रोल चला जाता है। तब मेलोडी उसे बताती है कि ये सब कुछ उसकी एक चाल थी और वो गरका के लिए काम करती है। फोबी के शरीर से बाहर आते ही नरका ने उस पर कब्जा कर लिया था और वो उसे उस बॉल को वापस खोल देने वाले मंत्र को बुलवा रहा था। फोबी का इंसानी शरीर भी वो मंत्र बोलने लगता है और आखिरकार गरका खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और उसके बाहर आते ही हर तरफ अंधेरा छा जाता है और एक चमकती हुई आंखें नजर आती हैं जो कि सारी दुनिया को जमाकर खत्म करने वाली बात कर रही थी। वहाँ पर लैब में प्रोड्यूसर की फ्रेंड पहुँचती है और अपनी लेजर मशीन से गरका पर हमला करती है, मगर उस गन से गरका को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद गरका वहाँ से चला जाता है और एक दुकान में जाकर फायर मास्टर नाम के आदमी को सच में फायर मास्टर समझकर उसे जमाकर खत्म कर देता है और नदीम के घर जाकर उसके नानी के कमरे में रखे हुए वो सींग उठाकर लगा लेता है, जिसे लगाते ही उसकी सारी पुरानी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर के लोग बीच पर मजे कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है एक भयानक काले तूफान पर जो उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। पूरा शहर काले बादलों से ढक जाता है और हर तरफ सारी चीजें जमने लगती हैं। अब सभी लोग फायर हाउस पहुंचते हैं जहां पर वो गरका से लड़ने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रेमंड नए हथियार मंगा लेता है, लेकिन लकी उसे बताती है कि इन हथियारों से गरका पर कोई असर नहीं पड़ता। अब फोबी अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करते हुए कुछ कॉपर और पीतल की चीजों को पिघलाकर अपनी लेजर गन में कुछ मॉडिफिकेशन करती है, जिससे वो अपनी गन को बेहद पावरफुल बना देती है। अब गरका धीरे धीरे पूरे शहर को जमाने लगता है। पूरा शहर अंधेरे और ठंडी हवाओं से ढक जाता है। अब सभी पुराने घोस्ट बस्टर उस फायर हाउस में पहुंचते हैं और सभी एक दूसरे का साथ देने का फैसला करते हैं। कुछ देर के बाद गरका वहां पर पहुंचता है ताकि वो कंटेनमेंट मशीन में सभी घोस्ट को आजाद कर सके, ताकि वो अपनी सेना खड़ी कर सके। गरका आगे बढ़ता जा रहा था। वो लोग उस पर लेजर गन भी चलाते हैं, मगर गरका पर उसका कोई असर नहीं होता। गरका सभी घोस्ट को उस मशीन से आजाद कर देता है। पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर खड़ी होती है। तभी फोबी अपनी मॉडिफाई की गई गन का इस्तेमाल करती है, जो कुछ देर के लिए गरका को नुकसान भी पहुंचाता है, मगर थोड़ी ही देर में उसका भी असर खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर मेलोडी आ जाती है जो अपने पास रखा माचिस का टुकड़ा जला देती है, जिसकी वजह से नदीम के हाथों में आग के गोले बन जाते हैं। और यहाँ पर सभी को रिवील होता है कि नदीम के पास ये शक्तियाँ खानदानी हैं। नदीम और फोबी काफी देर तक गरका को पकड़ कर रखते हैं। तभी रेमंड और बाकी सभी नीचे जाकर पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई कंटेनमेंट मशीन को अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरीके से ऑन कर देते हैं। कंटेनमेंट मशीन खुल जाने की वजह से वो गरका को अपने अंदर खींचने लगती है और मेलोडी भी साथ ही साथ इस डायमेंशन से चली जाती है और एक दफा फिर इनका शहर खुशहाली में आ जाता है। सभी खुशी मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मेयर पहुँचता है। मीडिया को देखते हुए मेयर को उस फैमिली के लिए चेस करना पड़ता है और यहीं पर हमारी इस फैंटेसी कहानी का एंड होता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके आपने जरूर बताना है और आपने लाइक जरूर करना है। मिलते हैं ऐसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।